नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम उपसर्ग पर चर्चा कर चुके थे। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के भेद में सब कुछ हम पिछली कक्षा तक हम बात कर चुके थे उपसर्ग के बारे में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रत्यय। क्या होता है प्रत्यय, किसे कहते हैं प्रत्यय, बहुत ध्यान से समझना है, बड़े विस्तार से इसको समझना है प्रत्यय को। देखिए किसे कहते हैं प्रत्यय। तो सबसे पहले तो देखो प्रत्यय है जो, ये क्या अर्थ होता है प्रत्यय का। मैंने आपको बताया था शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं, और शब्द संरचना की जो 4 इकाई होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो संधि, एक समास, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। ये संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के द्वारा किसी शब्द की संरचना की जाती है, तो इसलिए इन्हें शब्द संरचना की 4 इकाइयों में रखा जाता है, स्थान दिया जाता है। अब प्रत्यय जो है ये किससे मिलके बना है, प्रत्यय मिलके बना है प्रति धन ए। अब प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में, परंतु बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में। ए का अर्थ होता है जुड़ने वाला या चलने वाला। जुड़ने वाला अर्थात चलने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ में परंतु बाद में, पर बाद में, जुड़ने वाला अथवा चलने वाला। तो प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कार्य होता है प्रत्यय का, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वे शब्दांश, वे शब्दांश। अब ये शब्द नहीं, प्रत्यय हुए, उपसर्ग हुए, ये शब्दांश होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रभावित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अगर किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित किया जा रहा है तो उपसर्ग होंगे, किसी शब्द के अंत में जुड़कर प्रभावित कर रहे हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को प्रभावित कर रहे हैं, उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ उसके अर्थ को प्रभावित कर रहे हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समझना, मैंने लिखा, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने, क्रिया है एक अडना, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ईयल। क्या बन गया, अड़ियल। क्या बना, अड़ियल बन गया। ऐसे ही मैंने लिखा, क्रिया लिख दी मैंने घूमना, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया अक्कड़। जब मिला के लिखा तो क्या बना, घुमक्कड़। तो इसमें घूमना क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया, घुमक्कड़ बना दिया।
इसी प्रकार मैंने यहां लिखा चाचा और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया एरा, मिला के लिखा तो क्या बन गया, चचेरा बन गया। इसी प्रकार जैसे उदाहरण लिखा मैंने नानी, और नानी का हो जाता है ननीह, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आल, मिला के लिखा तो क्या बन गया, ननिहाल बन गया। नानी धन आल ननिहाल। तो इसका देखो क्या होता है, प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो यहां घूमना का इसने भाव बदल के घुमक्कड़ कर दिया, इसका अड़ना का क्रिया के साथ यल प्रत्यय जुड़कर अड़ियल बना दिया, चाचा के साथ में एरा प्रत्यय जोड़ा तो चचेरा बना, और नानी के साथ आल प्रत्यय जोड़ा तो ननिहाल बना। तो ये क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, ये किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वे क्या क्या हैं, तो एक बार दोबारा से ध्यान देना और समझना। प्रत्यय का हमने जब विच्छेद किया तो क्या हुआ, प्रतिधन ए, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, ए का मतलब होता है जुड़ने वाला या चलने वाला। तो अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो प्रत्यय की विशेषताएं, प्रत्यय की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो जो प्रत्यय की मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ध्यान देना। सबसे पहली विशेषता होती है इसकी, ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अर्थात कोई भी उपसर्ग हो या कोई भी प्रत्यय हो, क्या उनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। मान लो मैंने लिख दिया उप, तो इस उप अकेले का कोई अर्थ है क्या, किसी के साथ में जुड़ के ही तो इसका प्रभाव होगा। ऐसे ही मैंने प्रत्यय लिख दिया जैसे ता, अब इस अकेले ता का कोई अर्थ है क्या, कोई अर्थ नहीं है। मैंने लिख दिया कार, तो अकेले कार का कोई अर्थ है क्या, कोई नहीं है। ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तब अपने अर्थ का प्रभाव जमाएंगे, तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। आगे समझिए, आगे जैसे एक तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा क्योंकि ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं तब उसके अर्थ को ये प्रभावित करते हैं। तो ये शब्दांश होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। आगे समझिए, इसमें ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं, ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं, ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं
उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। विशेषताएं ध्यान से समझना, कई बार प्रत्यय ना पूछ के इसकी विशेषताओं से पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। आगे देखिए, इसकी चौथी विशेषता क्या होती है? चौथी विशेषता होती है इनमें संधि नियम, इनमें संधि नियम लागू नहीं होता है। इनमें संधि नियम लागू नहीं होता है, इनमें संधि नियम नहीं लगता, स्वतंत्र होते हैं ये। तो ये शब्दांश होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। इनमें संधि नियम लागू नहीं होता है। तो देखो, संधि नियम उपसर्गों में जुड़ जाता है, संधि नियम उपसर्गों में लग जाता है, लगे ये आवश्यक नहीं होता। प्रत्ययों में संधि नियम लागू नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, विशेष ध्यान रखना। अगर नियम लगेगा भी तो वो प्रत्यय के नियम के अनुसार लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये इसकी 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब प्रत्यय के भेदों के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। और प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना आवश्यक है। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसका ध्यान से समझना। हालांकि देखो, आपने प्रत्यय के भेद पढ़े तो खूब होंगे, लेकिन वेदों के जो भेद आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे इन प्रत्ययों को। ऐसे नहीं कि बस 2 भेद पढ़ लिए और बस बात खत्म, पूर्ण विस्तार से। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो भेद होता है कृत या कृदंत प्रत्यय। कृत अथवा कृदंत प्रत्यय। और इसका जो दूसरा भेद होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा भेद होता है तद्धित प्रत्यय। चर्चा करेंगे विस्तार से, कृत या कृदंत क्या होता है, तद्धित क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनको समझ लो कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक तो कृत या कृदंत और एक तद्धित प्रत्यय। कृत या कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी क्रिया से बनते हैं। किसी क्रिया या मूल धातु के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वह प्रत्यय कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। और किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से जो प्रत्यय बनेगा वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो प्रत्यय के कितने भेद हो गए? 2। अब इस कृत या कृदंत प्रत्यय के भी 5 भेद हो जाते हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हो जाते हैं। तो उनको भी मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो कृत या कृदंत प्रत्यय के भी कितने भेद हो जाएंगे? 5 भेद हो जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। तो कृत या कृदंत प्रत्यय के 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये समझ लेना। सबसे पहला होता है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा होता है कर्मवाचक। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। इसका तीसरा भेद होता है करणवाचक। करणवाचक कृदंत प्रत्यय। चौथा भेद होता है भाववाचक कृदंत प्रत्यय।
और पांचवा भेद होता है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लेना। सबसे पहला होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहला भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा भेद होता है, सबसे पहला कर्तृवाचक, दूसरा हो गया भाववाचक, तीसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा भेद होता है वो कौन सा होता है? ऊनता हीनता या लघुतावाचक। ऊनता हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा भेद होता है अपत्य वाचक। अपत्यवाचक अथवा संतान बोधक। तद्धित प्रत्यय। और इसका जो छठा भेद होता है वो कौन सा होता है? छठा भेद होता है स्त्री बोधक। छठा भेद होता है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? प्रत्यय के कितने भेद कर दिए? 2। एक कृत या कृदंत, दूसरा तद्धित। कृत या कृदंत के हमने 5 भेद कर दिए, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद कर दिए, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, ऊनता हीनता या लघुतावाचक और अपत्यवाचक या संतानबोधक और स्त्रीबोधक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृत या कृदंत प्रत्यय की, कि ये कृत या कृदंत प्रत्यय क्या होता है। कृत या कृदंत प्रत्यय। कृत या कृदंत प्रत्यय। देखो नाम से पता लग रहा होगा, कृत का मतलब होता है करने वाली क्रिया। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। विकारी शब्द 4 कौन कौन से होते हैं? 4 विकारी शब्दों में आते हैं। एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम, एक होता है विशेषण और एक विकारी का रूप होता है क्रिया। अब देखो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा, जाति, वर्ग, इनका बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये आपस में जुड़े रहते नहीं जुड़े रहते? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है इसलिए सर्वनाम है, इनकी विशेषता बता रहे इसलिए विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला प्रत्यय क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और किसी क्रिया या मूल धातु से, किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से बनने वाला प्रत्यय कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है।
अंत में जुड़ते हैं इसलिए इनको कृदंत कह देते हैं। वो क्या कहलाएंगे? कृदंत प्रत्यय। तो इस बात का ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि तद्धित प्रत्यय, या ऐसे पूछ लिया गया था, प्रश्न पूछा था। और कैसे पूछ लिया था? प्रश्न पूछा गया कि कृदंत प्रत्ययों का निर्माण होता है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से। तो उत्तर होगा क्रिया से। और तद्धित प्रत्ययों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों से हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे कृत या कृदंत प्रत्यय की। तो देखो कृत, तो कृत या कृदंत का मतलब क्या होता है? किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उसके योग से जो शब्द बनेगा उस शब्द को कौन सा प्रत्यय कहेंगे? जो यौगिक शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहां लिख दिया, क्रिया लिखी मैंने एक झगड़ना। झगड़ना क्या है? क्रिया है। मैंने यहां लिख दिया लड़ना, मैंने यहां लिख दिया घूमना, मैंने यहां लिख दिया पीना। तो ये झगड़ना, लड़ना, घूमना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया। अब इस झगड़ना क्रिया में से जब मैं ना को हटा दूंगा तो क्या बचेगी? मूल धातु। संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से ही तो क्रिया का निर्माण होता है। अब क्रिया में से ना हटा देंगे तो संस्कृत की मूल धातु बचेगी, और मूल धातु में ना जोड़ देंगे तो संस्कृत की, हिंदी की क्रिया बन जाएगी। तो संस्कृत में इसको मूल धातु कहते हैं, ना जोड़ के इसको क्रिया कर देते हैं। तो अब यहां समझना ध्यान से। अब झगड़ना में से ना हटा दिया तो क्या बचा? झगड़। झगड़ना में से ना हटा दिया तो क्या बचा? झगड़। और इसमें प्रत्यय मैंने क्या जोड़ दिया? आलू। क्या बना? झगड़ालू। अब ये जो झगड़ालू शब्द है ये किससे बना है? क्रिया से, मूल धातु के साथ में प्रत्यय का प्रयोग करने से। तो झगड़ालू क्या है? कृदंत प्रत्यय, क्योंकि क्रिया से बना है। वैसे ही लड़ना से क्या बना दिया? मूल धातु बची, लड़, प्रत्यय जोड़ दिया आई, क्या बना? लड़ाई। अब लड़ाई शब्द किससे मिलके बना है? क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से, मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से। अब घूमना में घूम मूल धातु हो गई, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बनेगा? घुमक्कड़। अब घुमक्कड़ किससे बना है? मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से। वैसे में पीना में पी धन अक्कड़, मिला के लिखा तो क्या बनेगा? पेयक्कड़। पी धन अक्कड़ मिला के लिखा तो क्या बना? पेयक्कड़। अब ये सब किससे मिलके बन रहे हैं? क्रिया से। क्रिया में से जब ना हटाए तो मूल धातु, तो किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे जो यौगिक शब्द बनेगा वह यौगिक शब्द क्या कहलाएगा? कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें समझना, मैं कुछ उदाहरण लिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द, तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द, जाहिर सी बात है अगर उपसर्ग जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ेगा तो यौगिक शब्द अवश्य होगा वो, तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द प्रत्यय कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है।
कृत अथवा कृदंत प्रत्यय कहलाता है। कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब कैसे कहलाएगा, समझना ध्यान से और ध्यान देना इस पे। जैसे मैंने यहां लिखा उदाहरण, जैसे मैंने प्रत्यय जोड़ दिया, क्रिया है यहां पर लिखना। जैसे क्रिया क्या है यहां पर, लिखना। लिखना क्रिया है और लिखना क्रिया की मूल धातु क्या बचेगी, लेख। लिखना क्रिया की मूल धातु क्या बचेगी, लेख। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, अक। जब मिला के लिखा तो क्या बना, लेखक बना। अब ये जो लेखक शब्द बना है ये किससे मिलके बना है, लिखना क्रिया में अक प्रत्यय जोड़ा। लिखना क्रिया की मूल धातु क्या हो गई, लेख। प्रत्यय क्या जोड़ा, अक। मिला के लिखा तो क्या हो गया, लेखक। तो लिखना से बना है लेखक। अब इसी प्रकार लिखना से क्या बन गया, लेखक बन गया। और समझिए इसमें, जैसे मैंने यहां लिख दिया, क्रिया है तैरना। क्रिया क्या है, तैरना। और तैरना क्रिया की मूल धातु क्या बची, तैर। प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें, आक। मिला के लिखा तो क्या बना, तैराक। मिला के लिखा तो क्या बना, तैराक। तो किसी क्रिया की मूल धातु के साथ जब हमने प्रत्यय का प्रयोग किया तो उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द है वो क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे, कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो यहां पर लिखना से लेख दनक लेखक, तैरना से तैराक बना। वैसे ही क्रिया लिखी मैंने हंसना, और हंसना क्रिया की मूल धातु क्या रहेगी, हंस। प्रत्यय क्या जोड़ दिया है, हंस में ओड़ा। मिला के लिखा तो क्या बना, हंसोड़ा। तो हंसोड़ा शब्द किससे मिलके बना है, क्रिया के साथ में ओड़ा प्रत्यय के जोड़ने से। तो हंसना धन ओड़ा, हंसोड़ा। इसी प्रकार और देखिए, क्रिया क्या है, मिलना। मूल धातु क्या बचेगी इसकी, मेल, या मिल लिख देंगे, मिल। प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आवट। मिला के लिखा तो क्या बना, मिलावट। क्या बना, मिलावट। तो क्रिया की मूल धातु के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उससे जो यौगिक शब्द बनेगा उस यौगिक शब्द को क्या कहेंगे, कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। क्योंकि यौगिक शब्द हमेशा संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर बनता है। अगर बहुब्री समास हो जाता है तो फिर वो योग रूढ़ हो जाता है। तो यौगिक शब्द में कोई संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का नियम लगता है। तो ये सब किससे मिलके बन रहे हैं, क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से। इसलिए इनको क्या कहेंगे, कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। जैसे मैंने कहा चुनना। अब चुनना क्या है, क्रिया है, और चुनना क्रिया में मैंने प्रत्यय जोड़ दिया आव। तो चुनना क्रिया में से ना हटाएंगे तो चुन बचेगा, और प्रत्यय जोड़ा आव तो चुनाव हो गया। अब चुनाव क्या है, भाव है। तो चुनना क्रिया से बना है, नहीं बना। मैंने आपको अभी बताया था जैसे झगड़ालू, तो झगड़ना क्रिया है, झगड़ना क्रिया में से झगड़ मूल धातु रही, आलू प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, झगड़ालू बना। तो झगड़ना क्रिया से बन रहा है, इसलिए ये कृदंत प्रत्यय होगा। तो ध्यान रखना है, किसी क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से, तो क्रिया की ना हटा के उसकी मूल धातु हो जाएगी। तो किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से जो यौगिक शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो ये किससे बनते हैं, किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने। तो इसके मैंने आपको बताया था कृत या कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हो जाते हैं, 6। 5 भेद कौन कौन से थे, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय,
कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, और इसके बाद में मैंने आपको बताया था भाववाचक और क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो सबसे पहला भेद कौन सा है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। इसे कर्तावाचक भी कह देते हैं, इसी को कर्तृवाचक भी कह देते हैं, दोनों एक ही बात है। तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। अब इनको विस्तार से समझना। आज तक आपने स्कूलों में पढ़े खूब है प्रत्यय, लेकिन सिर्फ यहां तक पढ़ा है कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृदंत और एक तद्धित। आपने अध्यापक को बोला नहीं और अध्यापक जी ने इसको विस्तार से पढ़ाया भी नहीं, इसलिए आपको परीक्षा में दिक्कत आती है इनके उत्तर देने में। तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखना है कि कर्तरी का मतलब क्या होता है। कर्तरी कहते हैं कर्ता को। किसको कहते हैं कर्तरी? कर्ता को। अर्थात इसका मतलब क्या है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध करा दे। किसके अर्थ का? कर्ता का। मतलब कैसे? जैसे मैंने एक शब्द ले लिया अभी, झगड़ना क्या है? क्रिया है, और झगड़ना क्रिया में से जब ना को हटा देंगे तो संस्कृत की मूल धातु क्या बचेगी? झगड़। और इसमें मैंने प्रत्यय क्या जोड़ा? आलू। आलू प्रत्यय जोड़ दिया। जब आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे एक शब्द बना झगड़ालू। शब्द क्या बना? झगड़ालू। अब झगड़ालू क्या है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है झगड़ालू? किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। अब किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, मतलब कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये कर्तृवाचक किया। अब झगड़ालू कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, कहते हैं ना झगड़ालू औरत, तो औरत के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब औरत क्या है? यहां कर्ता का अर्थ है, कर्ता के लिए प्रयुक्त करा रही है, कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हो रही है, इसलिए ये कर्तृवाचक होगा। तो झगड़ालू किसके लिए आया? महिला पुरुष किसी के लिए भी। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह किसके अर्थ का बोध करा दे? कर्ता के अर्थ का, तो कर्तृवाचक कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने लिखा पढ़ना क्रिया है और पढ़ना क्रिया की मूल धातु बची पढ़, और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आई, मिला के लिखा तो क्या बना? पढ़ाई। अब पढ़ाई क्या है? पढ़ाई करता है क्या? पढ़ाई एक भाव है। चुनना क्रिया है, चुनना से बनाया चुनाव, तो चुनाव क्या है? चुनाव भाव है। घूमना से बनाया घुमाव, घुमाव क्या है? भाव है। तो पीना क्रिया से बनाया पियक्कड़। अब पियक्कड़ कौन है? कोई व्यक्ति है। अगर व्यक्ति के लिए आ रहा है तो कर्तृवाचक होगा। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध करा दे तो उसे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। समझना इस परिभाषा को ध्यान से, ध्यान देना। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए, और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब आपको यह बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी क्रिया की मूल धातु हो या क्रिया हो, उसके साथ में जब प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द है
जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध करा दे। किसके अर्थ में प्रयुक्त हो जाए? कर्ता के अर्थ में, तो वह कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे समझना, जैसे मैंने लिखा है यहां पर क्रिया लिख दी पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना है। अब पढ़ना की यहां से ना हटाएंगे तो क्या बचा? पढ़। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? आकू। मिला के लिखा तो क्या बना? पढ़ाकू। अब ये पढ़ाकू कौन है? पढ़ाकू बच्चे के लिए प्रयोग हो रहा है, पढ़ाकू बच्चा। अब ये जो पढ़ाकू शब्द है किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा? मान लो मैं लिख दूं पढ़ाई, तो ये पढ़ाई किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है क्या? पढ़ाई किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं। पढ़ाई भाव है, लड़ाई भाव है। तो पढ़ना से बनाया पढ़ाकू। पढ़ाकू कौन? बच्चा। तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग होगा और कर्ता के अर्थ का बोध कराएगा। पढ़ाकू कौन होगा? बच्चा। वैसे ही मैंने लिख दिया लड़ना क्या है? क्रिया। ना हटा दिया तो क्या बचा? लड़। प्रत्यय क्या जोड़ा इसमें? आकू। मिला के लिखा तो क्या बना? लड़ाकू। अब लड़ाकू कौन? लड़ना से बना दिया लड़ाकू। अब लड़ाकू विशेषण नहीं है क्या? कर्ता के लिए बोध करा रहा है, कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है लड़ाकू। अब लड़ाकू कौन? औरत, पुरुष, बच्चा, कोई भी। विमान, लड़ाकू विमान। अब ये लड़ाकू किसके लिए प्रयोग हो रहा है? विमान के लिए। पढ़ाकू किसके लिए प्रयोग हो रहा है? बच्चा के लिए। तो ये व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहे, इसलिए ये कर्तृवाचक होंगे। तो ये ध्यान रखना है, विशेषण रूप होगा इनका, कर्ता के अर्थ का बोध कराएंगे। तो पढ़ना से बनाया पढ़ाकू, लड़ना से बनाया लड़ाकू। इसी प्रकार और समझिए, क्रिया लिख दी मैंने घूमना। क्रिया क्या लिखी मैंने? घूमना। मूल धातु क्या बची? घूम। प्रत्यय क्या जोड़ दिया उसमें? अक्कड़। अब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? घुमक्कड़। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? घुमक्कड़। अब घुमक्कड़ कौन है? किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। घुमक्कड़ आदमी, घुमक्कड़ लड़का, घुमक्कड़ व्यक्ति। तो ये व्यक्ति के लिए आ रहा है, आदमी के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, विशेषण का रूप है। तो ये किस में आएगा? कर्तृवाचक। तो घूमना से बना दिया घुमक्कड़। अब इसी प्रकार देखो, जैसे मैंने यहां लिखा, क्रिया लिख दी मैंने अड़ना। और अड़ना क्रिया में से जब ना हटाएंगे तो क्या बचेगा? अड़। और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया एल। जब मिला के लिखा तो क्या बना? अड़ियल। मिला के लिखा तो क्या बना? अड़ियल। अब अड़ियल कौन है? व्यक्ति के लिए आ रहा है, घोड़े के लिए आ रहा है, या किसी भी जानवर के लिए आ सकता है। तो ये किसका बोध करा रहा है? अड़ियल, कर्ता के अर्थ का। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द है वह कर्ता के अर्थ का बोध कराएगा। इसलिए इसको क्या कहा? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहा। और समझिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे पढ़ाकू, लड़ाकू, घुमक्कड़। अब इसमें देखो एक शब्द और समझना, आगे ध्यान से समझना। उसमें एक बार बार मैं इस उदाहरण को दे क्यों रहा हूं, उसका कारण क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, याद हो तो, मैंने कहा झगड़ालू। अब झगड़ना क्या है? क्रिया। झगड़ना क्या है? क्रिया। और झगड़ना क्रिया में से जब ना हटा दिया तो सिर्फ क्या बचा? झगड़। क्या बचा? झगड़ बचा। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? आलू। अब देखो दो, ये आलू का विशेष ध्यान रखना। देखो झगड़ना क्रिया थी, झगड़ मूल धातु है, आलू प्रत्यय जोड़ा, मिला के लिखा तो क्या बना? झगड़ालू। क्या बना? झगड़ालू। अब देखो इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है।
क्या ध्यान रखना है कि देखो, एक तो आता है दयालु, एक होता है ईर्ष्यालु, एक होता है झगड़ालू। अब इसमें देखो, झगड़ालू में तो ऊ कैसा आ रहा है, दीर्घ, और दयालु में और ईर्ष्यालु में ऊ कैसा आ रहा है, लघु। क्यों, समझना इस बात को, कैसे ध्यान रखोगे। देखो, एक शब्द होता है गुरु, एक शब्द होता है गुरु, और एक शब्द होता है प्रभु। गुरु और प्रभु दोनों में ऊ कैसा आता है, लघु ऊ आता है। गुरु का ऊ भी लघु है, प्रभु का ऊ भी लघु है। अब देखो, रे में ऊ लगाने का समझ लेना, यदि लघु ऊ होगा तो रे में ऐसे जुड़ेगा, और रे में दीर्घ ऊ जोड़ेंगे तो गुंडी लगा के बनेगा। तो ये लघु ऊ है और इसमें गुंडी बना दी तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो देखो, गुरु और प्रभु में ऊ कैसे आते हैं, छोटे। क्यों, क्यों, गुरु हमेशा छोटा होता है और प्रभु हमेशा छोटे होते हैं, उनके सेवक बड़े होते हैं। ध्यान रखना, मैं लिखूंगा प्रभु दयाल, तो प्रभु दयाल में ऊ कैसा आएगा, बड़ा आएगा, प्रभु दयाल, क्योंकि प्रभु का सेवक बड़ा होगा, गुरु का सेवक बड़ा होगा, शिष्य उसका बड़ा होगा। और ये चीज आप जानते ही हो, गुरु तो फर्स्ट ग्रेड तक, थर्ड ग्रेड तक, सेकंड ग्रेड तक सीमित रह जाता है, लेकिन उसके शिष्य आईएएस अफसर तक बनते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं। तो गुरु ही रह गया। कहावत भी सुनी होगी, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। तो ये बात ध्यान रखना। मैं ये सब बातें आपको क्यों समझा रहा हूं, उसका कारण ध्यान से समझना। दयालु में ऊ कैसा आया, लघु। ईर्ष्यालु में ऊ कैसा आया, लघु। लेकिन झगड़ालू में ऊ कैसा आया, दीर्घ ऊ आया। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है झगड़ालू कौन होती है, कौन होती है झगड़ालू, औरत। झगड़ालू कौन होती है, औरत होती है। अब मैंने ये क्यों कहा कि झगड़ालू औरत होती हैं, सच्चाई भी नहीं है क्या ये? आदमी कभी झगड़ता है क्या? दो भाइयों के बीच कभी झगड़ा होता है क्या? कब होता है? शादी के बाद, औरत के बाद, औरत आने के बाद। कोई भी मेरी बहन बुरा ना माने, मैं ये नहीं कह रहा कि औरत झगड़ालू होती है, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, जिससे कि ये जो ऊ है आपको हमेशा के लिए समझ आ जाए और दिमाग में ये बात छप जाए कि मैंने बताई थी, जिससे तुम्हें ध्यान रहे। ठीक है ना? ऐसा मत सोचने लगा कि सर औरतों की बुराई करते रहते हैं। मेरे लिए सम्मानीय है, सभी मेरी बहन माता सब मेरे लिए सम्मानीय है, तो ध्यान देना। अब मैंने क्यों कहा कि झगड़ालू में ऊ दीर्घ आता है? झगड़ालू कौन होती है? औरत। क्योंकि औरत के पर्यायवाची जितने भी हैं उन सभी में दीर्घ आ या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आएगा। भारतीय महिला होनी चाहिए पर्यायवाची में, भारतीय महिला, मतलब इस औरत शब्द को छोड़कर बाकी सभी शब्दों में अंत में देखा जाता है, अंत में या तो दीर्घ आ आएगा या दीर्घ ई आएगी या दीर्घ ऊ आएगा। जैसे कि ललना, बामा, नारी, स्त्री, युवती, वधू, सब में दीर्घ है नहीं है, तो लघु का तो सवाल ही नहीं बनता। दीर्घ आ आएगा, दीर्घ ई आएगी या दीर्घ ऊ आएगा, केवल औरत शब्द को छोड़कर, क्योंकि ये औरत विदेशी भाषा का शब्द है। और मैं बात कर रहा हूं भारतीय महिला, भारतीय नारी की, क्योंकि विदेशी महिलाओं का तो क्या है, ये तो खुद ही अधूरी, 5 मिनट बाद पति बदल देती है। लेकिन भारतीय महिला की ये विशेषता है कि 7 जन्मों तक का वादा कर देती है। तो भारतीय महिला के लिए कह रहा हूं कि भारतीय महिला का जो भी पर्यायवाची होगा उस सब में अंत में या तो दीर्घ आ आएगा या दीर्घ ई आएगी या दीर्घ ऊ आएगा। जैसे आप वधू लिखते हो तो वधू में ऊ कैसा आता है? दीर्घ। लघु आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि वधू है, बड़ी होगी। तो यहां ध्यान रखना, सिर्फ झगड़ालू शब्द में ऊ बड़ा आएगा क्योंकि औरत के लिए है, बाकी सब में दयालु और ईर्ष्यालु में ऊ कैसा है? लघु ऊ है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना। तो अब आ जाओ अपने पॉइंट पर।
ये बात आपको मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, जिससे कि आपको दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु में ऊ में समस्या ना आए। अब देखो यहां समझना, मैंने लिखा झगड़ना क्रिया थी, झगड़ मूल धातु है, आलू प्रत्यय जोड़ा, झगड़ालू बना। अब ये झगड़ालू किसके लिए प्रयोग हो रहा है? किसी व्यक्ति के लिए। अब किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, इसका मतलब झगड़ालू विशेषण है, और व्यक्ति के लिए आ रहा है, ये कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये कर्तृवाचक होगा। तो झगड़ालू कर्तृवाचक है। आगे समझो, जैसे आपने यहां लिखा था घुमक्कड़, अड़ियल, वैसे ही और समझना। क्रिया लिख दी मैंने, जैसे सड़ना। सड़ना क्या है? क्रिया है। अब इसमें से ना हटाएंगे तो क्या बचेगा? सड़। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ लिया? ईयल। जब मिला के लिखा तो क्या बना? सड़ियल। अब ये सड़ियल किसका बोध करा रहा है? कर्ता के अर्थ का। सड़ियल। तो अड़ना से बनाया अड़ियल, सड़ना से बना दिया सड़ियल। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा मरना। अब मरना क्या है? क्रिया है, और मूल धातु क्या होगी इसकी? मर। मूल धातु क्या बची? मर। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ईयल। मिला के लिखा तो क्या बना? मरियल। अब मरियल कौन है? किसी व्यक्ति के लिए मरियल, किसी व्यक्ति के लिए, किसी पशु के लिए कहते हैं ना, मरियल सा घोड़ा, सड़ियल सा आदमी, अड़ियल सा व्यक्ति। तो अड़ियल, सड़ियल, मरियल। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न बता रहा हूं, जिससे कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैं एक आध प्रश्न भी बताता जाऊंगा साथ में, जिससे कि आपको यह समझ आ जाए कि परीक्षा में यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो एक बार ध्यान देना, प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। विकल्प लिख रहा हूं मैं, जैसे पहला विकल्प लिखा अड़ियल, दूसरा विकल्प लिख दिया मैंने सड़ियल, तीसरा विकल्प लिख दिया मरियल, और इसमें मैंने विकल्प चौथा लिख दिया दड़ियल। चौथा विकल्प लिख दिया दड़ियल। अड़ियल, सड़ियल, मरियल, दड़ियल, ये चार विकल्प लिख दिए। अब सुनना, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें सबसे पहले कैसे पहचानोगे कि कौन सा कृदंत है, कौन सा नहीं है? तो देखो कोई भी शब्द आ जाए, सबसे पहले उसमें से क्रिया या कोई संज्ञा निकालने की कोशिश करना। तो देखो इसमें से क्रिया निकालेंगे। अड़ियल में कौन सी क्रिया है? अड़ना। तो मूल धातु इसमें क्या हो गई? अड़। सड़ियल में सड़, सड़ना, तो सड़ मूल धातु हो गई। मरियल में मरना, मर मूल धातु हो गई। और दड़ियल में दाढ़ी, संज्ञा हो गई। तो यहां दाढ़ी क्या है? संज्ञा है। बाकी सब में देखो, यहां तो अड़ना क्रिया थी, यहां सड़ना क्रिया थी, यहां मरना क्रिया थी, लेकिन यहां दाढ़ी है। और दाढ़ी क्या है? संज्ञा है। दाढ़ी क्या है? संज्ञा है। तो दड़ियल क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण मतलब कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, दड़ियल आदमी। इसका मतलब ये क्या है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। ये तो क्या होगा? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि कर्ता के अर्थ का ही बोध करा रहा है, लेकिन संज्ञा से मिलके बन रहा है, इसलिए ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। और ये तीनों किससे मिलके बन रहे हैं? ये तीनों क्रिया से मिलके बन रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे?
कर्ता के लिए ही प्रयुक्त हो रहे ना, अड़ियल आदमी, सड़ियल व्यक्ति, मरियल आदमी, तो ये कर्ता का बोध करा रहे, तो ये भी कर्तृवाचक है तो कर्तृवाचक, लेकिन ये कृदंत प्रत्यय है क्योंकि क्रिया से मिलके बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से कृत या कृदंत प्रत्यय बनेगा और वो कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा हो, और किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके किसका निर्माण होगा? तद्धित प्रत्यय का। तो यहां समझ आ गया, ये तीनों कृदंत थे, वो तद्धित है। कर्तावाचक ये भी है, वो भी है, लेकिन वो कर्तृवाचक तद्धित है, ये कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ जाओ वापस अपने टॉपिक जहां चल रहे थे। तो मरना से क्या बना? मरियल। सड़ना से क्या बना? सड़ियल। अब इसी प्रकार पीना क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। और पीना में मैंने क्या जोड़ दिया? पी मूल धातु बची, पी धन अक्कड़, मिला के लिखा तो क्या बना? पियक्कड़। अब पियक्कड़ कौन है? पियक्कड़ व्यक्ति। पियक्कड़ व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो कर्तावाचक हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। तो पीना से क्या बना? पियक्कड़। आगे समझो इसी प्रकार। कूदना क्या है? कूदना क्रिया है, और इसमें से मूल धातु क्या निकली? कूद। प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें? अक्कड़। जब मिला के लिखा तो क्या बना? कुदक्कड़। अब कुदक्कड़ क्या है? आदमी। कूदना से बना कुदक्कड़। जैसे घूमना से बना घुमक्कड़, पीना से बना पियक्कड़, वैसे ही कूदना से क्या बन गया? कुदक्कड़ बना। आगे समझो। लूटना क्या है? क्रिया है। इसकी मूल धातु क्या बची? लूट। प्रत्यय क्या जोड़ा इसमें? एरा। मिला के लिखा तो क्या बना? लुटेरा। अब लुटेरा कौन है? व्यक्ति है कोई। लुटेरा किसके लिए आ रहा है? किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो लूटना से बना दिया लुटेरा। इसी प्रकार लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। मूल धातु क्या हो गई? लेख। लिख या लेख बन जाता है इसका। प्रत्यय क्या जोड़ा है इसमें? एरा। मिला के लिखा तो क्या बना? लिखेरा। लिखेरा किसको कहते हैं? लिखने वाला। लिखना से क्या बना दिया? लिखेरा बना दिया। लिखना क्रिया है, लिख मूल धातु है, एरा प्रत्यय जोड़ा, जोड़ के जब बनाया तो क्या बन गया? लिखेरा बन गया। तो यहां कौन सा प्रत्यय हो गया? एरा प्रत्यय हो गया। आगे समझो। भागना क्या है? क्रिया। भागना क्या है? क्रिया है। मूल धातु क्या बची? भाग। प्रत्यय क्या जोड़ा? औड़ा। मिला के लिखा तो क्या बना? भगोड़ा। अब भगोड़ा कौन है? भगोड़ा कौन है? व्यक्ति। ये भगोड़ा किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? व्यक्ति के लिए। तो यहां प्रत्यय क्या आ रहा है इसमें? ओड़ा। तो भागना क्रिया है, भाग मूल धातु रही, प्रत्यय क्या जोड़ा है इसमें? ओड़ा। जब मिला के लिखा तो क्या बना? भगोड़ा। अब भगोड़ा कौन? व्यक्ति। जैसे कहते हैं ना विजय माल्या के लिए भगोड़ा, तो भागने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो भाग गया हो, देश से भाग गया हो, युद्ध से भाग गया हो, कहीं से भी युद्ध भाग गया, तो कहते हैं ना भगोड़ा है ये। तो युद्ध से भागने वाला या देश से भागने वाला। तो भागना क्रिया में भाग मूल धातु है, ओड़ा प्रत्यय, मिला के लिखा तो क्या बन गया? भगोड़ा बन गया। तो ये किससे मिलके बन रहे? क्रिया से। इसी प्रकार और समझना, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे ध्यान से समझना, जैसे भगोड़ा लिखा, इसी प्रकार और समझिए। एक और भगोड़ा के अलावा एक शब्द होता है हंसोड़ा। तो देखो हंसना क्या है? क्रिया है। मूल धातु क्या बचेगी इसकी? हंसना से हंस। प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ओड़ा।
जब मिला के लिखा तो क्या बना, हसोड़ा। अब हसोड़ा किसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हंसता और हंसाता हो। कहते नहीं है कि अरे वो तो बहुत ही हंसोड़ा आदमी है, बहुत ही हंसोड़ा आदमी है, जो हंसता रहता है और हंसाता रहता है, बहुत ही ज्यादा जो मजाकिया टाइप का व्यक्ति होता है उसे हंसोड़ा कहते हैं। तो हंसने वाला होता है हंसोड़ा। तो हंसना क्रिया से बना दिया हंसोड़ा। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे एक शब्द होता है टिकना, क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ लिया जाता है और मैं ऐसे उदाहरण ज्यादा लूंगा जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे टिकना, अब टिकना क्या है, क्रिया है। अब इसमें से मूल धातु क्या निकली, टिक, प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ऐत, मिला के लिखा तो क्या बना, टिकैत। इसमें पूछ लेता है टिकैत को। टिकना क्रिया में ऐत प्रत्यय जोड़ा, टिकैत बना। टिकैत किसको कहते हैं, टिकैत कहलाता है जो टिकने वाला हो, वो क्या कहलाता है, टिकैत कहलाता है। और टिकैत एक प्रयोग किया जाता है राजा के बाद जो अधिकारी होता है उस पद का, उसे टिकैत कहते हैं। तो राजा के बाद का जो उत्तराधिकारी है वो टिकैत भी कहलाता है। तो हंसना से हंसोड़ा। ऐसे ही एक शब्द होता है, जैसे मैंने टिकैत लिखा वैसे ही कहते हैं जो लठ वाला हो, लड़ने वाला हो, जो लड़ता बहुत हो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, लड़ैत कह देते हैं, जो लड़ने वाला बहुत हो। तो लड़ने वाला लड़ैत कहलाता है, टिकने वाला क्या कहलाता है, टिकैत कहलाता है। और समझिए इसमें, जैसे कोई डांका डालता हो, चोरी करता हो, तो डांका डालने वाला क्या कहता है, डकैत कहलाता है। डांका डालने वाला क्या कहलाता है, डकैत कहलाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो भागना से क्या बनेगा, भगोड़ा। हंसना से क्या बना है, हंसोड़ा। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। तो किसी क्रिया के साथ में प्रत्यय का प्रयोग करने से जो बनेगा वो क्या होगा, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। आगे और समझो। अब देखो, ऐसे लूटना क्या है, क्रिया। देखो इसके अलावा और भी पूछ लिया जाता है। इसकी मूल धातु क्या बची, लूट। मूल धातु क्या बची, लूट। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, वाला। क्या बनेगा इसका, लूटने वाला। ध्यान रखना, ऐसे खूब पूछे जाते हैं पेपर में। लूट में जब प्रत्यय जोड़ दिया वाला तो क्या बनेगा, लूटने वाला। इसी प्रकार क्रिया है लिखना, ध्यान रखना इसमें। और लिख क्या है, इसकी मूल धातु। प्रत्यय क्या जोड़ दिया, वाला, मिला के लिखा तो इसका क्या बनेगा, लिखने वाला। अब ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए। लिखना क्रिया है, लिख मूल धातु है, वाला प्रत्यय जोड़ा तो इससे क्या बनाया हमने, लिखने वाला। तो लूट से बनाया, लूटना से लूटने वाला, लिखना से लिखने वाला। इसी प्रकार और समझना, जैसे मैंने आपसे कहा पालना क्रिया है। पालना क्रिया है, मूल धातु क्या बची, पाल। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, हार, मिला के लिखा तो क्या बना, पालनहार। अब पालनहार कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, इसलिए पालनहार। अब पालनहार में प्रत्यय क्या है, हार प्रत्यय है। पालना क्रिया है, हार प्रत्यय है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे पालनहार है, ऐसे ही इसमें क्या बन जाता है, तारनहार। तो देखो तारना क्या है, क्रिया। क्रिया क्या है, तारना। मूल धातु क्या बची इसमें, तार। मूल धातु क्या बची, तार। प्रत्यय क्या जोड़ दिया, हार, मिला के लिखा तो क्या बना, तारनहार। तो इसमें प्रत्यय कौन सा रहेगा, हार प्रत्यय रहेगा। विशेष ध्यान देना इस बात का। जैसे कि यहां पर लूटना में से लूट वाला जोड़ के लूटने वाला। अब ये मत सोच लेना कहीं कि ये ने कहां से आ गया, यहां पर
ना कहां से आ गया, तो ये तो वाक्य में जब आप प्रयोग कर रहे हो, जब शब्द शुद्धिकरण का, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब तार हार थोड़ी होता है, क्या होता है, तारन हार, तो तारना क्रिया है, हार प्रत्यय है। चाखना क्रिया है, हार प्रत्यय, चाखन हार, मारन हार, तारन हार, तो इनमें प्रत्यय कौन सा होता है, हार प्रत्यय होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बात हो गई कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय की। इसके आगे अगली कक्षा में बात करेंगे। तो सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।